हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? कांटेक्ट करते नहीं हो यार, आप व्हाट्सएप वगैरह भी नहीं करते हो, वीडियो को थम्स अप नहीं करते हो, हैं? क्यों, मजा नहीं आ रहा है क्या? आर यू एंजॉइंग और नॉट? वीडियो देखते हो पूरा? अब जल्दी देखो, मैं टेस्ट लेने वाला हूं आपके टॉपिक्स वाइज, तो सारे वीडियो देखोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, थम्स अप मारोगे, कमेंट करोगे। और जिन जिन बच्चों के कमेंट नहीं आएंगे उनके पेरेंट्स को फोन करूंगा, देख लेना आप कि ये बच्चे वीडियो नहीं देख रहे। मुझे क्या पता चलेगा? हाउ कैन आई नो? है तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आप स्टडीज को अपनी प्रोफेशनल वे में अच्छे से कीजिए, आगे आपको कुछ बनना है यार। चलिए, तो ये तो हो गई कुछ जनरल बातें। अब हम आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, एज यू ऑल नो, in our previous lecture we were talking about joint Hindu family business, and we have already completed this topic in our previous lecture. What is the agenda of today's lecture? तो देखिए बेटा, today we shall talk about partnership, और पार्टनरशिप आपका थोड़ा बड़ा टॉपिक है। It will take about 2 to 3 lecture। तो आज हम इसका जो फर्स्ट सेगमेंट है वो पढ़ने वाले हैं। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप को पढ़ना। और देखिए, आई एम सजेस्टिंग यू एंड आई एम टेलिंग यू, आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके 12th के अंदर अकाउंट्स में आ जाएगा। अभी तो ये पार्टनरशिप आप पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज में, बट इन 12th क्लास दिस टॉपिक विल बी कवर्ड in 12th accountancy with numerical portion, और मार्क्स वेटेज भी वहां इसका 25 मार्क्स का है। सो आई एम सजेस्टिंग यू एंड आई एम टेलिंग यू, यू मस्ट टेक दिस क्लास वेरी इंटरेस्टिंगली एज वेल एज सीरियसली। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट आज का टॉपिक। तो देखो बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप, ठीक है? तो पार्टनरशिप जो है वो हमारे इंडिया में बेसिकली पार्टनरशिप से रिलेटेड जो है बेटा, वो 2 एक्ट्स आपके वर्किंग में है। तो इनमें से एक तो आपका जो एक्ट है वो कौन सा है? एक तो आपका एक्ट है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोल सकते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है? तो एक तो है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही वाला है, ठीक है? और क्योंकि इस वाली पार्टनरशिप में लायबिलिटी जो है पार्टनर्स की वो रहती है अनलिमिटेड, इसलिए एक नया तरीके का पार्टनरशिप जिसे हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इन शॉर्ट वी कैन से दैट LLP एक्ट 2008 which came in 2008। ये क्यों बनाया गया? ये आपके एक्ट क्यों बनाया गया बेटा? ये जो LLP वाला एक्ट है वो इसलिए बनाया गया क्योंकि जो हमारा ट्रेडिशनल पार्टनरशिप है, हमारा टॉपिक यही है बेटा, तो जो हमारा ट्रेडिशनल पार्टनरशिप एक्ट है उसमें पार्टनर्स का जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होता है। समझते हो ना, अनलिमिटेड लायबिलिटी। आपके ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में को पार्टनर्स का लिमिटेड लायबिलिटी था, बट कर्ता का अनलिमिटेड था, और सोल प्रोप्राइटर में आपके जो ऑनर था बिजनेस का उसका भी अनलिमिटेड था। क्लियर? याद आया कुछ? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता का लायबिलिटी क्या था? अनलिमिटेड था। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑनर का क्या था? अनलिमिटेड था। इज इट और नॉट? यस सर। क्या होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी? अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है कि जो बिजनेस की डेट्स है, बिजनेस की जो देनदारियां हैं, यानी बिजनेस की जो लायबिलिटीज हैं, जो पैसा हमें देना है लोगों को बिजनेस के अकॉर्डिंग,
वो अगर बिजनेस की एसेट से हम नहीं दे पाते हैं तो हमारी पर्सनल एसेट्स आर ऑल्सो लाइबल। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कि भाई इन केस अगर आपका बिजनेस फेल हो गया तो आपकी बिजनेस एसेट तो जाएगी जाएगी, इवन ऑल्सो योर पर्सनल एसेट विल ऑल्सो बी लाइबल फॉर दैट। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो इस लिमिटेशन को रिमूव आउट करने के लिए एक नया पार्टनरशिप, नए तरीके का पार्टनरशिप भी बनाया हुआ है, और ये भी आपके कोर्स में अगर होगा, आरबीएससी के कोर्स में तो था आपके, अभी एनसीईआरटी का बुक आ गया है, तो एनसीईआरटी की बुक में अगर ये हुआ तो ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट आप आगे पढ़ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो ये वाला नहीं है, फिलहाल हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की ही बात करनी है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो बेटा पार्टनरशिप आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि मिनिमम कितने लोग होंगे पार्टनरशिप के बिजनेस में। मिनिमम जो है बेटा वो 2 लोग होते हैं, यानी दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस हैविंग एटलीस्ट 2 मेंबर्स, यानी मिनिमम जो आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे वो होंगे 2। ठीक है, इज दैट क्लियर? एक चीज तो आप ये ध्यान रखिएगा। दूसरी आप ध्यान रखिएगा कि हम पढ़ रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इज दैट क्लियर? ये चीज आप ध्यान रखिए। फिर बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप का जो जन्म है वो एग्रीमेंट से होता है। ठीक है, पार्टनरशिप का जो बर्थ होता है, पार्टनरशिप का जो जन्म होता है वो एग्रीमेंट से होता है, यानी, और एग्रीमेंट किससे बनता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से। यानी एक ये लीगल टर्म है, इसमें आप इतना ही समझ लीजिए कि एग्रीमेंट का मतलब है कि 2 लोगों के बीच में फ्री कंसेंट है, स्वतंत्र सहमति है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने को लेकर। जैसे सपोज दैट ए जो है उसने बी को प्रपोजल रखा बी के सामने कि बी लेट्स स्टार्ट ए बिजनेस, और इस चीज का बिजनेस करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, इतना कैपिटल आप लगाओ, इतना मैं लगाता हूं, एटसेट्रा एटसेट्रा, और बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया एज इट इज। तो ये इन दोनों के बीच में क्या बन गया? एक एग्रीमेंट बन गया। ठीक है, तो आप फिलहाल अभी इतना ही ध्यान रखिए कि पार्टनरशिप का जो जन्म है वो एग्रीमेंट से होता है। किससे होता है? एग्रीमेंट से इसका जन्म होता है। जैसे हमें जन्म दिया विद द हेल्प ऑफ नेचर, विद द हेल्प ऑफ गॉड, हमारे पेरेंट्स ने, और इसीलिए हमें नेचुरल पर्सन्स कहा जाता है। वी आर नेचुरल पर्सन्स, क्योंकि हमें किसने जन्म दिया है? हमें हमारे पेरेंट्स ने जन्म दिया है विद द हेल्प ऑफ नेचर, विद द हेल्प ऑफ गॉड। वी आर नेचुरल पर्सन्स। लेकिन पार्टनरशिप जो है उसको जन्म कौन देता है? एग्रीमेंट देता है। ये एग्रीमेंट आपका ऑरल भी हो सकता है, ठीक है, यानी मौखिक एग्रीमेंट भी एक्सेप्टेबल है एक्ट में, और ये एग्रीमेंट आपका रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, ये आपके रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है। ज्यादा बेटर है कि ये रिटर्न फॉर्म में हो ताकि पार्टनर्स के बीच में फ्यूचर में डिस्प्यूट्स ना हो। और जब ये रिटर्न में होता है तो हम इसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, यानी पूरा फॉर्म इसी के अकॉर्डिंग रेगुलेट होता है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है। जब आपका एग्रीमेंट रिटर्न में होता है तो उसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पूरा फॉर्म इस डीड के अकॉर्डिंग ही चलता है, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, और फर्दर आप मैं बता दूं आपको, ये डीड आप चाहें तो अनरजिस्टर्ड रख सकते हैं, यानी इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, और आप चाहें तो रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स के पास इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रखिए। तो फिलहाल आपको 11th में है, आप 12th में भी ये टॉपिक अकाउंट्स में डिटेल में आएगा।
ज्यादा कॉम्प्लिकेट बिल्कुल नहीं करना है। एक तो आपको अभी तक जो बातचीत मैंने बताई है कि दो तरह की पार्टनरशिप एज पर एक्ट हम पढ़ते हैं। एक हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है जो ट्रेडिशनल है, और इसकी एक सबसे बड़ी कमी क्या है कि इस पार्टनरशिप में आपके पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है बेटा वो अनलिमिटेड होती है। इसलिए एक नया एक्ट आया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP एक्ट 2008, वो अभी हम फिलहाल नहीं पढ़ रहे हैं, केवल नॉलेज के लिए बताया है। फिर पार्टनरशिप, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस विल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स मिनिमम, क्योंकि 2 के बिना तो पार्टनरशिप कैसे बनेगी। क्रिकेट में भी पार्टनरशिप बनती है तो 2 बैट्समैन के बीच में बनती है, तो मिनिमम 2 है, मैक्सिमम भी अभी बताऊंगा, पेशेंस रखिए, ठीक है। फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बस ये डायग्राम समझ लीजिए। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि पार्टनरशिप का जो जन्म होता है बेटा वो एग्रीमेंट से होता है। किससे होता है? एग्रीमेंट से। दिस एग्रीमेंट कैन हैव ओरल फॉर्म और दिस एग्रीमेंट कैन हैव इन रिटन फॉर्म। रिटन वाले को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। आप चाहे तो उसे अनरजिस्टर्ड रख लें और चाहे तो रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म के पास उसका रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप डीड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम इसकी डेफिनेशन पे कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो इसका डेफिनेशन है बेटा कि इट इज द रिलेशन, ठीक है, इट इज द रिलेशन। अब देखो यहां से भी पता चल रहा है इट इज द रिलेशन। रिलेशन का मतलब मिनिमम कितने लोग होंगे? 2, क्योंकि बिना 2 पर्संस के तो रिलेशनशिप सेटअप कैसे होगा? बिटवीन पर्संस, ठीक है, बिटवीन पर्संस। अब यहां से भी पता चल रहा है कि मिनिमम 2 लोग होंगे, तो इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर the profits of a business carried on by all, उसको सब भी चला सकते हैं, और any one of them acting for all। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि it is the relation between persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये आपका डेफिनेशन है। तो यहां 2-3 बातें मैन है। एक तो ये एक रिलेशन है, पर्संस के बीच में है, जो कि एग्रीड है, हु हैव एग्रीड टू शेयर। देखो बेटा इसमें कैपिटल भी सब मिलके लगाते हैं, रिस्क भी सब ज्वाइंट में लेते हैं, और ऑनर भी सब एक तरह से ज्वाइंट ऑनर्स होते हैं, तो प्रॉफिट भी सभी शेयर करेंगे। भाई मुझे एक चीज बताइए कि सोल प्रोप्राइटर में खाली ए जो है वो बिजनेस कर रहा था, लेकिन अब क्या है, ए, बी, सी और डी, ये चारों मिलकर बिजनेस करने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में केवल ए बिजनेस कर रहा था, लेकिन अब ए, बी, सी और डी ये चारों मिलकर बिजनेस करेंगे, चारों मिलकर रिस्क उठाएंगे, चारों मिलकर कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, तो प्रॉफिट भी सारे एंजॉय करेंगे। फिर मुझे बताइए जब सारे काम सारे कर रहे हैं तो फिर प्रॉफिट्स भी, प्रॉफिट तो अल्टीमेटली रिस्क बेयरिंग का ही रिवॉर्ड है ना, तो प्रॉफिट भी सारे एंजॉय करेंगे। इज दैट क्लियर? तो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है कि इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all। या तो उसे एक पार्टनर चला सकता है, या 2 मिलके चला सकते हैं, या 3 मिलके चला सकते हैं, या चारों मिलके चला सकते हैं। मेन चीज है
ऐसे लोगों का एक एग्रीमेंट है जो एक बिजनेस के प्रॉफिट्स शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं। और ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट्स शेयर करेंगे तो लॉस भी शेयर करना पड़ेगा। मान लो बिजनेस में लॉस हो गया तो भाग जाओगे भाई, आप प्रॉफिट शेयर करने के लिए तो एग्री थे। तो ध्यान रखिएगा, यहां लॉस वर्ड लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इंप्लाइड बात है कि लॉस अगर हो गया तो आपको लॉस भी शेयर करना पड़ेगा उसी प्रोपोर्शन में जिसमें कि आप प्रॉफिट्स को एंजॉय करते। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर है। इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, और प्रॉफिट से शेयर करेंगे तो लॉस को भी शेयर करना पड़ेगा। और ये डेफिनेशन मैंने आपको कौन सी डेफिनेशन बताई है? ये मैंने आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की जो सेक्शन 4 है, कौन सी सेक्शन बेटा? लो हमेशा सेक्शन में लिखा जाता है, तो जो सेक्शन 4 है उसकी डेफिनेशन है ये। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 की डेफिनेशन है ये। तो यहां तक की बातचीत आपकी क्लियर होगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब हम इसके फीचर्स की बात आज और करेंगे। ठीक है, इसके फीचर्स की बात हम आज और करने वाले हैं। सेक्शन 4 में है ये डेफिनेशन। सर किस एक्ट के? विच एक्ट? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में ये डेफिनेशन है कि इट इज द रिलेशन between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। ठीक है, और पार्टनरशिप का जन्म किससे होता है? एग्रीमेंट से होता है। अब हम इसके फीचर्स की बात और कर लेते हैं। ठीक है, कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या पॉइंट आपकी बुक में दिए हैं। पहला पॉइंट है फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि भी पार्टनरशिप का जो जन्म है वो आपके इंडियन, पढ़ लीजिएगा आप अपनी किताब से, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है बेटा आपका 1930, वो ये कहता है कि पार्टनरशिप का जो जन्म है वो एग्रीमेंट से होगा। ठीक है, पार्टनरशिप का जो जन्म है वो एग्रीमेंट से होगा, यानी आपको एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। रिटन जब होता है तो उसको हम डीड बोलते हैं। ठीक है, अब आप फॉर्मेशन वाला पॉइंट अपनी बुक से खुद बुक से पढ़ के देखिए। इन्होंने लिखा है द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। It comes into existence through a legal agreement wherein the terms and conditions governing the relationship among the partners, sharing of profits and losses, and the manner of the conducting the business are specified. It may be pointed out that the business must be lawful. Lawful business होना चाहिए, स्मगलिंग वगैरह का नहीं होना चाहिए। किसी भी इलीगल काम के लिए पार्टनरशिप बनाओगे, देखो ध्यान रखना, कोई भी इलीगल काम पार्टनरशिप बनाओगे नहीं चलेगा। 4 चीजें अलाउ नहीं है। क्या सर? देखो, कोई भी इलीगल काम अलाउ नहीं है। इलीगल कैसे? स्मगलिंग के लिए बना लिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए बना लिया, गोल्ड की स्मगलिंग, आर्म्स की स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अलाउ नहीं है। ठीक है, फिर पब्लिक पॉलिसी के अगर अगेंस्ट है, अगर लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला बिजनेस है, अलाउ नहीं है। मिनिमम 2 लोग नहीं है, अलाउ नहीं है। मैक्सिमम होते हैं इसमें 50, तो 50 से ज्यादा हो गया तो भी नहीं बनेगा। मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम 50 चाहिए। ठीक है, तो किस किस में नहीं बनता है? इलीगल में नहीं बनता है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट तो नहीं बनेगा, मिनिमम 2 नहीं है। मतलब a single person cannot make a partnership form, a single person cannot make a partnership form। मिनिमम 2 लोग चाहिए। मैक्सिमम कितने बेटा? मैक्सिमम 50 अलाउड है।
अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, मैक्सिमम आपके 50 अलाउड है। तो इलीगल में नहीं बनेगा, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं बनेगा, मिनिमम 2 लोग नहीं बनेगा, 50 से ज्यादा हो गए नहीं बनेगा। और क्या हो सकता है, हाँ, अगर आपका कोई दुश्मन देश का व्यक्ति आपने पार्टनर बना लिया है, अगर कोई आपके हमारे इंडिया के कोई एनिमी कंट्री है और उसका हमने किसी व्यक्ति को पार्टनर बना लिया, जैसे चाइना से अभी हमारा लफड़ा चल रहा है, तो उस केस में भी पार्टनरशिप नहीं बनेगा। तो ये 5 केस ऐसे हैं जिसमें पार्टनरशिप नहीं बनेगा। इलीगल बिजनेस के लिए नहीं बनेगा, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट अगर बिजनेस हो नहीं बनेगा, 2 लोग नहीं बनेगा, 50 से ज्यादा हो गए नहीं बनेगा, और एलाइड एनिमी यानी किसी एनिमी को शामिल कर लिया, किसी ऐसे कंट्री के बंदे को जिससे हमारा 36 का आंकड़ा चल रहा है, तो भी नहीं बनेगा। तो फॉर्मेशन क्लियर है। फॉर्मेशन किसके थ्रू होगा, पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। और जन्म किससे होता है, एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ रहता है, एग्रीमेंट में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई रहती है। क्या लिखी रहती है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो लिखी हुई रहती है। इज दैट ओके? और 10, ये तो हो गया, मस्ट बी लॉफुल एंड रन विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। तो एक तो लॉफुल होना चाहिए, और लॉफुल के साथ उनका पर्पस जो है वो प्रॉफिट कमाना होना चाहिए, मोटिव ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, यानी समाज सेवा करने के लिए आप पार्टनरशिप नहीं बना सकते हो। यू कैन नॉट फॉर्म ए पार्टनरशिप फॉर्म फॉर मेकिंग सोशल सर्विसेज। इज दैट ओके? दे शुड हैव प्रॉफिट मोटिव, दे शुड हैव प्रॉफिट मोटिव। इज दैट क्लियर? फिर सेकंड पॉइंट है आपका फीचर्स में, आपके ये हटा रहा हूं बेटा मैं। सेकंड पॉइंट आपका जो है वो है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, कम ऑन चलिए आप लोग मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा अभी, आप लोग मुझे बताएंगे कि सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है। कम ऑन टेल मी, पक्का बता रहे हैं? कैसे बताएंगे, मैसेज करेंगे, हैं, कमेंट मारेंगे? ये क्वेश्चन है आज का, और कौन कौन से बच्चे जवाब देते हैं देखता हूं मैं। तो ये क्वेश्चन है आपका कि पार्टनर्स की लायबिलिटी, आज का क्वेश्चन है ये आज के वीडियो का, कि कौन कौन से ये जो हमारा बिजनेस है पार्टनरशिप का, इसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है, ये आपको लिख के भेजना है। तो ऑलरेडी एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है बेटा, अनलिमिटेड। कैपिटल लेटर में मैं लिखूंगा अनलिमिटेड, यानी उनकी पर्सनल असेट्स जो है दैट विल ऑल्सो बी लाइबल फॉर बिजनेस डेट्स। ठीक है, बुक से आप इसे पढ़ लीजिएगा। फिर है रिस्क बियरिंग। तो रिस्क बियरिंग ये कैसे करते हैं, रिस्क बियरिंग जो है, तो मुझे बताओ क्या अकेला ए रिस्क लेता है क्या? कम ऑन टेल मी। नहीं सर, ये अकेला नहीं लेता है, ए बी सी और डी ये सब मिलके रिस्क लेते हैं, यानी एज ए टीम ये रिस्क लेते हैं। और जब रिस्क एज ए टीम लेते हैं तो प्रॉफिट्स भी इंजॉय एज ए टीम करते हैं। यानी जब रिस्क में शेयरिंग है, जब आपकी रिस्क बियरिंग में शेयरिंग हो रही है तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग तो होगा ही होगा, बिकॉज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बियरिंगनेस। ठीक है, तो रिस्क बियरिंग एज ए टीम करते हैं, सभी लोग मिलकर आपका रिस्क बियरिंग करते हैं। ठीक है, फिर डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। तो डिसीजन मेकिंग भी सबकी मिलके होती है, सारे पार्टनर्स मिलके डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। तो डिसीजन मेकिंग कोई एक पार्टनर नहीं डिसीजन लेता है, सारे पार्टनर्स मिलके डिसीजन लेते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से लेते हैं, सभी कंसल्टेंसी करते हैं, सारे मैटर्स डिस्कस करते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है द पार्टनर्स शेयर अमंगस्ट themselves the responsibility of decision making and control of day-to-day activities.
डिसीजंस आर जनरली टेकन विद, बताया ना मैंने भी आपको, म्यूचुअल कंसेंट, सबकी सहमति से डिसीजन होता है। Thus, the activities of a partnership firm are managed through the joint efforts of all the partners. ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंटिन्यूटी। तो डिसीजन मेकिंग सब मिलके करेंगे, कंट्रोल भी सब मिलके करेंगे। इज दैट ओके? फिर है आपकी कंटिन्यूटी। तो देखिए कंटिन्यूटी वैसे तो इसका अगर मैं देखूं कि सोल प्रोप्राइटर से तो बेटर है कंटिन्यूटी। अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें तो इट इज हैविंग कंटिन्यूटी बेटर देन सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि यहां नंबर ऑफ पर्सन पार्टनर 3, 4, 5 हो सकते हैं, 50 तक हो सकते हैं, अभी बात करेंगे अगले पॉइंट में। तो इसका कंटिन्यूटी सोल प्रोप्राइटर से तो बेटर है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि कंटिन्यूटी लैकिंग है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी है। क्योंकि देखो बेटा पार्टनर जो है, कई बार क्या होता है, पार्टनर की किसी इंपॉर्टेंट पार्टनर की डेथ होने पे पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाती है, कभी कोई इंपॉर्टेंट पार्टनर रिटायर हो गया, या इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, क्योंकि एग्रीमेंट बना रहने के लिए यू शुड हैव कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। तो इंसॉल्वेंट बंदा जो है, दिवालिया बंदा जो है, या इंसैनिटी हो गया, पागल हो गया, फिजिकली हैंडीकैप्ट हो गया, तो कई ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से लैकिंग ऑफ कंटिन्यूटी फॉर्म में भी हम देखते हैं बिजनेस कई बार हमें बंद करना पड़ता है। आपकी बुक ये कह रही है कि पार्टनरशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस सिंस द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ एनी पार्टनर कैन ब्रिंग एन एंड टू द बिजनेस। लेकिन ध्यान रखिएगा कोई जरूरी नहीं है कि बिजनेस बंद हुई, यानी कहने का मतलब यह है कि ए, बी, सी और डी। अब इसमें से अगर बी की डेथ हो जाती है, बी की अगर डेथ हो जाती है तो भी आपके ए, सी और डी मिलके फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मान लो बी की भी डेथ होगी और डी आपके इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, तो भी दो लोग तो बचे ना अभी भी, तो भी ए और सी मिलके कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन दो में से अगर किसी एक के लफड़ा हो जाएगा तो फिर एक कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, बिकॉज मिनिमम 2 चाहिए। ठीक है, तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी है, इतना लैक ऑफ कंटिन्यूटी नहीं है। सोल प्रोप्राइटर जैसी हालत नहीं है, वहां तो एक ही प्रोप्राइटर था, सिंगल प्रोप्राइटर था, उसके कुछ होते ही बिजनेस बंद हो जाता था। लेकिन यहां बिजनेस में कंटिन्यू, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लैकिंग है कंटिन्यूटी, क्योंकि कई बार पार्टनर के डेथ का, रिटायरमेंट का, इंसैनिटी का, इंसॉल्वेंसी का फॉर्म पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आ जाता है। तो इन सम केसेज इट मे बी पॉसिबल कि फॉर्म हमारा बंद भी हो सकता है। फिर है आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टनर्स का क्या सीन है बेटा, बोलिए। देखो नंबर ऑफ पार्टनर्स का सीन क्या है, बोलिए 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 फटाफट, क्या सीन है नंबर ऑफ पार्टनर्स का, बोलो। नंबर ऑफ पार्टनर्स का क्या सीन है, आप बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। सर नंबर ऑफ पार्टनर्स का सीन ये है कि मिनिमम तो कितने पार्टनर होने चाहिए, मिनिमम तो हमें 2 चाहिए। और ये कौन सा एक्ट स्पेसिफाई करता है, ये पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाई करता है, ये आपके पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाई करता है। लेकिन मैक्सिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, इट विल नॉट बी स्पेसिफाइड बाय पार्टनरशिप एक्ट। मिनिमम तो पार्टनरशिप एक्ट बताता है, मिनिमम कौन बताता है, पार्टनरशिप एक्ट 2 होने चाहिए, बट मैक्सिमम कितने होने चाहिए ये पार्टनरशिप एक्ट नहीं बताता है क्या। तो ये बताता है हमारा कंपनीज एक्ट। विच एक्ट, कंपनीज एक्ट। और कंपनीज एक्ट की जो सेक्शन 464 है उसमें ये बताइए 100। लेकिन हैव पेशेंस, 100 अभी है नहीं, इसको एक रिजर्व प्रोविजन के तौर पे रखा गया है कि फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ी तो इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 100। अभी हमारे जो कंपनीज रूल है, जो हमारे कंपनीज रूल है 2014 के, उसका रूल नंबर 10 ये कहता है कि हाल फिलहाल मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकता है।
ठीक है, तो आपको ध्यान कैसे रखना है, आपको ध्यान ऐसे रखना है मिनिमम कितने, 2, बाकी आप बुक में पढ़ लीजिएगा, सब गिवन है बुक में। तो मिनिमम कितने, 2, एंड मैक्सिमम कैन बी 50 एज पर रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है वो 50 हो सकते हैं, तो मिनिमम कितने हैं, 2। मैक्सिमम कैन बी एज पर द कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014, जो रूल नंबर 10 है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम कैन बी 50। बट हमने कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन रखा है सेक्शन 464 में कि इफ रिक्वायर्ड इन फ्यूचर इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 100। कहां तक बढ़ाया जा सकता है, ये 100 तक बढ़ाया जा सकता है, अभी नहीं है, अभी मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 50 है। इज दैट ओके? और अब हम ले रहे हैं आज का लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, म्यूचुअल एजेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, म्यूचुअल एजेंसी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, ये क्या है सर, ये ही सब कुछ है, ये मान लीजिए। देखो बेटा, कुछ बच्चे सोचते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग करना पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट होता है, ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट होता है म्यूचुअल एजेंसी। प्रॉफिट तो हम किसी ऐसे बंदे को भी दे सकते हैं जो पार्टनर नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग तो हम ऐसे बंदे के साथ भी कर सकते हैं जो पार्टनर नहीं है। जैसे मान लो आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉई है, सपोज दैट आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉई है, तो आप उसको भी सैलरी के साथ प्रॉफिट शेयरिंग दे सकते हो, लेकिन ही इज नॉट ए पार्टनर। ठीक है, तो पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होता है। पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट होता है हमेशा म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी जो है इट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। इट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अगर किन्हीं बंदों के बीच में म्यूचुअल एजेंसी है तो हम कहेंगे पार्टनरशिप है, अदरवाइज नहीं है। अब सर ये क्या होती है म्यूचुअल एजेंसी? देखो बेटा, जैसे आपके 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। अब ध्यान रखिएगा, ए प्रिंसिपल है किसका, बी का और सी का, यानी ए तो है प्रिंसिपल और बी और सी उसके एजेंट है। ओके, फिर आगे चलते हैं, बी प्रिंसिपल है और ए और सी उसके एजेंट है, और लास्ट में सी प्रिंसिपल है और बी और ए उसके एजेंट है। अल्टीमेटली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है अदर पार्टनर्स का, यानी ए जो है वो बी और सी का प्रिंसिपल भी है, और ए जो है वो बी और सी का एजेंट भी है। यानी यहां एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि एजेंट के काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैंने आपको अपना एजेंट बना दिया कि आप ये काम करोगे, तो आप जो काम कर रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मेरी। तो एजेंट के काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रिंसिपल। अब सर इससे होगा क्या? अरे इससे बहुत कुछ होगा, इससे सब कुछ हो जाएगा। इससे होगा ये, देखो एक इसका प्रिंसिपल है बी और सी का, यानी बी और सी इसके एजेंट है। बी किसका प्रिंसिपल है, ए और सी का, यानी ये दोनों बी के एजेंट है। सी किसका प्रिंसिपल है, ए और बी का। मतलब हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है, इसीलिए तो क्या लिखा हुआ है, म्यूचुअल एजेंसी। इट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो भी काम ए करेगा, जो भी काम ए करेगा उसको बी और सी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो डिनाई नहीं कर सकते हैं। जैसे ए ने कोई गुड्स खरीद लिया,
सपोज दैट ए हैज परचेज सम गुड्स। अब बी और सी डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, नहीं इसको हम नहीं मानेंगे, आपने कैसे खरीदा, क्योंकि ए किसका एजेंट है, बी और सी का एजेंट है। तो ए के काम के लिए कौन अबाइड है, ए के वर्क से कौन अबाइड हो गया, बी और सी, यानी बी और सी रेस्पॉन्सिबल है। मान लीजिए कोई काम बी ने कर दिया, तो बी के किए गए काम के लिए ए और सी रेस्पॉन्सिबल होंगे। बी तो होगा ही होगा, ए और सी भी होंगे, क्योंकि बी किसका एजेंट है, ए और सी का। सी ने कोई काम कर दिया तो उसके लिए ए और बी रेस्पॉन्सिबल होंगे। अल्टीमेटली ये सारे एक धागे में बन गए, एक धागे में ये बन गए, ए बी और सी, क्योंकि सब एक दूसरे के प्रिंसिपल भी है और एजेंट्स भी हैं। तो कोई भी काम कोई सा भी पार्टनर करे उसके लिए सभी रेस्पॉन्सिबल होंगे। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। तो आई होप आपने आज की क्लास बहुत शानदार टॉपिक पे है, और आई होप आपने पूरी जो क्लास है ये एंजॉय की है। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू से कि आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो एंड लेक्चर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक्स। और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड। और मैं देखता हूं कितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कितने बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, किस किस के कमेंट आते हैं, आई वुड लाइक टू सी। तो हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, टाटा, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टनरशिप के जो मेरिट्स हैं, लिमिटेशंस हैं, लंबा टॉपिक है ये, अभी 2-3 लेक्चर चलेगा, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग्स। टाटा, बाय बाय। और अब आप एक इसका शॉर्ट ले लीजिए, और सारे पॉइंट्स बुक से पढ़ने हैं और नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है।